राष्ट्रपति की रेस और कुछ ही क्षण में इस वक्त 10 बज चुके हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। देश के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में मानसून सत्र की भी शुरुआत हुई है। कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले हम ये कह सकते हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचे संसद भवन और मानसून सत्र की शुरुआत पर उन्होंने बधाई दी। कहा बारिश की ये पहली वर्षा है और हम ये उम्मीद करते हैं किसानों के लिए खुशखबरी लेकर के आएगी और ऐसे में ये सत्र भी ऐतिहासिक होगा। देश की जनता के प्रतिनिधि आज राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। आज ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। संसद में एक पोलिंग बूथ के साथ हर राज्यों की विधानसभा में एक बूथ बनाया गया है। देश भर में कुल 32 पोलिंग बूथ हैं जहां सांसद और विधायक वोट डालेंगे। 63% वोटों के साथ एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत लगभग तय है। यूपीए की मीरा कुमार को 34% वोट मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि हम कमजोर हैं, फिर भी देश बांटने वालों के खिलाफ लड़ेंगे। रामनाथ कोविंद अगर चुनाव जीतते हैं तो वे यूपी से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मानसून सत्र का प्रारंभ हो रहा है। गर्मी के बाद पहली वर्षा एक नई सुगंध मिट्टी में भर देती है। वैसे ये मानसून सत्र जीएसटी की सफल वर्षा के कारण पूरा सत्र नई सुगंध और नए उमंग से भरा हुआ होगा। जब देश के सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित के तराजू पर तोल करके निर्णय करती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण राष्ट्रहित का काम होता है वो जीएसटी में सफल और सिद्ध हो चुका है। ग्रोइंग स्ट्रांगर टुगेदर, ये जीएसटी स्पिरिट का दूसरा नाम है। ये सत्र भी उस जीएसटी स्पिरिट के साथ आगे बढ़े। इस सत्र अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को आजादी के 7 दशक की यात्रा हम पूर्ण कर रहे हैं। 9 अगस्त को सत्र के दरमियान ही अगस्त क्रांति के 75 साल हो रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल का ये अवसर है। यही सत्र है जब देश को नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति चुनने का अवसर मिला है। एक प्रकार से राष्ट्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ ये कालखंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों का ध्यान हमेशा की तरह इस मानसून सत्र पर विशेष रहेगा। जब हम मानसून सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके प्रारंभ में हम देश के उन किसानों को नमन करते हैं जो इस ऋतु में कठोर परिश्रम करके देशवासियों के खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करते हैं और उन्हीं को नमन करते हुए ये सत्र का प्रारंभ होता है। इस मानसून सत्र में मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सांसदगण राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण फैसले लेकर के उत्तम स्तर की चर्चा करके हर विचार में वैल्यू एडिशन करने का प्रयास
हर व्यवस्था में वैल्यू एडिशन का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रपति की रेस के लिए वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री पहुंचे इस वक्त संसद भवन, किसानों का जिक्र किया, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और खासतौर से जो कि जीएसटी पास हुआ उसका भी जिक्र किया। इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले हमारे संवाददाता मौजूद है रविंद्र, जो कि लगातार संसद भवन पर नजर बनाए हुए हैं। एहसान अब्बास इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। आलोक शर्मा ओबी से मौजूद है। कांग्रेस के प्रवक्ता निरंजन मुखोपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं और शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। रविंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि 10 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या खबर इस वक्त आ रही है? क्या प्रधानमंत्री ने वोट कास्ट किया है? इस वक्त क्या खबर है? देखिए, प्रधानमंत्री का मैं बता दूं कि संसद भवन रूम नंबर 62 में वोटिंग हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, क्योंकि ये लोकसभा के लिए सीट कमरा जो अलॉट है वो रूम नंबर 62 है और उपराष्ट्रपति के लिए रूम नंबर 63। अभी तुरंत वोटिंग शुरू हुआ है। 9:45 में लगभग प्रधानमंत्री ने अपना एक अपील की है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों से मानसून सत्र के लिए। प्रधानमंत्री का जो टेबल है 6 नंबर टेबल है, उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों का 6 नंबर टेबल है। और ये सबसे बड़ी बात है कि मीरा कुमार के लिए सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या फिर रामनाथ कोविंद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी टेबल नंबर 6 पर अलग अलग समय पर जाएंगे, वोटिंग करेंगे अपने अपने कैंडिडेट के लिए। एक बात और सचिन में बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रही थी 2002 की। 2002 में हालात लगभग 2017 वाले ही दिखे थे। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को बुलाया था 7RCR उस समय कहलाता था प्रधानमंत्री आवास में, कि राष्ट्रपति चुनाव पर बात किया जाए, कैंडिडेट को बात किया जाए। और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को उम्मीद थी कि पीसी अलेक्जेंडर का नाम आएगा, क्योंकि उस समय रिश्ते खराब हो चुके थे पीसी अलेक्जेंडर के कांग्रेस परिवार से और प्रथम परिवार से। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया। उन लोग भौचक्के रह गए। इस बार भी लगभग वही हुए। सभी मान के चल रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं का नाम आ सकता है, लेकिन रामनाथ कोविंद का नाम लिया और अनाउंस किया गया था बीजेपी एनडीए द्वारा। उसने कहा कि ये एक ट्रम्प कार्ड है। उसने कहा कि बिल्कुल ही भौचक्का या फिर यूं कि हैरान कर देने वाला नाम था जो बीजेपी ने एक ऐसा नाम सामने लाया जो कि दलित भी है, वरिष्ठ सांसद भी है और ऐसे में इसे कोई नकार भी नहीं सकेगा। खैर फिलहाल देखना, और लगभग जीत कहीं ना कहीं तय भी मानी जा रही थी। फिलहाल जो प्रतिशत सामने आ रहा था, हम एहसान अब्बास का रुख कर लेते हैं। मुझे कहा गया कि मौसम वहां पर ठीक नहीं है। एहसान अब्बास, क्योंकि राजनीतिक मौसम वहां पर बिठाने की बहुत कोशिश की गई, शिवसेना बीजेपी के बीच में कई बार ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन शिवसेना अमूमन हमने देखा है कि लास्ट वक्त पर साथ चलने की बात ही कह रही थी। क्या जो एक्सपेक्टेड लाइन है उसी तरीके की वोटिंग एक्सपेक्ट की जा रही है? जी हाँ, देखिए सचिन, मुंबई में विधान भवन में इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। विधायकों का आना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सबसे थोड़ी देर बाद आएंगे और कांग्रेस के कुछ आला नेता वो भी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है एनडीए खेमे के लिए कि शिवसेना, जिसके पास 25,000 से ज़्यादा जो है राष्ट्रपति चुनाव में मत हैं, वो जो है शिवसेना इस बार एनडीए के रामनाथ कोविंद के हक में वोट कर रही है। तो ऐसे में एनडीए को सबसे बड़ा सुकून महाराष्ट्र से मिला है। साफ है कि मुंबई में जो वोटिंग हो रही है उसमें शिवसेना के विधायकों का आना भी शुरू हो गया और 10 बजे यहाँ वोटिंग शुरू हो गई है। सचिन जी, एहसान आपके पास वापस मैं लौटूंगा। के शर्मा साहब कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि इस बीच कोशिश दोनों तरफ से की गई कि एक तरह से एक कंसेंसस बिठाया जाए, एक तरह का एक कैंडिडेट बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक रहेगी? ऐसा हो सकता था कि इस बार ऐसा मौका था आपके पास इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ, क्या विपक्ष को साथ ले सकते थे? सचिन जी, देखिए, लोकतंत्र में जो इतने बड़े पद का जब चुनाव होता है तो एक स्वाभाविक रूप से ये सोचा जाता है कि ये सर्वसम्मति से हो तो बहुत अच्छा इसका मैसेज जाएगा। और ये पहली बार था कि एक सत्ताधारी दल, और आंकड़े के दृष्टि से आप देखें तो ये तय था कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका जीतना लगभग तय, लेकिन इसके बावजूद जो है एक सत्ताधारी दल जो है पहली बार इस तरह से प्रयास करे और वो जाके सभी दलों के प्रमुख से मिले, एक कमेटी बनाई जाए, ये सब पहली बार हुआ। और इस ढंग से हमने एक प्रयास किया था, लेकिन अब उसमें क्या रही दिक्कतें, ये तो कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। मैंने अभी पहले भी कहा कि अभी उस पर पूरी तरह से फिर से चर्चा करना
कि क्या कमियां रही क्या रही, लेकिन मैं निश्चित तौर से, और किसकी कमी रही, लेकिन मैं निश्चित तौर से कहूं कि ये पहली बार एक प्रयास किया गया था और यदि ये होता तो अच्छा होता। लेकिन देखिए, चुनाव है और हम इसको चुनाव की दृष्टि से लेते हैं। और जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है तो आप भी अपने जो असेसमेंट में बता रहे हैं कि 63% जो है वोट हमारे पक्ष में है और लगभग 40 दल जो है अपने जो हमारे दल के उम्मीदवार हैं उनका, दल तो नहीं कहना चाहिए, जो उम्मीदवार हैं कोविंद जी, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि एक सर्वसम्मति होती तो अच्छी बात है, लेकिन यदि चुनाव भी हो रहा है तो निश्चित तौर से हम इसको जीतेंगे। और शायद आलोक जी, क्या ये एक कहीं ना कहीं इशू रह गया कि आप कैंडिडेचर अनाउंस करने में या नाम अनाउंस करने में पीछे विपक्ष रह गया, कि विपक्ष की एकता एक बड़ा प्रश्न था, जेडीयू साथ नहीं था, जेडीयू ने फिर उसके बाद तो खुल के कह दिया कि नहीं, हम भले विपक्ष में था, वो ये कह दिया कि हम रामनाथ कोविंद जी के साथ होंगे। तो एक विपक्ष की एकता ही बहुत बड़ा मुद्दा था, शायद इस कारण से आप लोग बैकफुट पर रह गए और इसी का सबक लेते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने पहले कैंडिडेचर अनाउंस किया। देखिए, मैं समझता हूं दोनों ही आपके जो वाक्य हैं अपने आप में विरोधाभासी हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि साहब ऐसा तो पहली बार ही प्रयास हुआ, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 7 रेस कोर्स रोड पर सबको बुलाकर बात की थी, क्या वो प्रयास जो था वो बेमाने था? मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता स्वयं अपनी पार्टी पर भी कई बार प्रश्न खड़ा कर देते हैं। आज उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रयास हुए। अरे भाई, कैंडिडेट आपने अनाउंस नहीं किया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हमने प्रयास किए। बिना कैंडिडेट के लिए कौन सी सर्वसम्मति की बात कर रहे थे आप? आपने कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया। मैं समझता हूं कि अगर आज भी उनको सहमति का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वाइस प्रेसिडेंट महोदय का पद भी लगभग वैसा ही संवैधानिक उच्च स्तर का पद है, वहां पर सहमति बना दें। गोपाल कृष्ण गांधी जी बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे स्कॉलर रहे हैं, यानी कि जो गांधी परिवार से आते हैं, चुनाव में गलती की है विपक्ष उसे नहीं दोहराएगा, कोशिश करेगा कि सत्ता पक्ष को साथ लेके उपराष्ट्रपति के लिए कंसेंसस बना ले। देखिए, मैं समझता हूँ तो अब उनको देखना है सत्ता पक्ष को कि कभी भी जो है सहमति का जो रथ है वो अहंकार के घोड़ों से नहीं हाँका जा सकता है। आप घोड़े अहंकार के लगा दें और कहें कि साहब अब सहमति का रथ चलेगा, वो संभव नहीं है। आज हमने कैंडिडेट उपराष्ट्रपति महोदय पद के लिए दिया है। आज बीजेपी और जो इनके तमाम घटक दल जो आज चुनाव में पार्टिसिपेट इनकी तरफ से कर रहे हैं, वो सोचें कि इस कैंडिडेट में क्या प्रॉब्लम है। जहां तक एक प्रश्न अभी ब्रेक से पहले भी आया था कि दलित वर्सेस दलित की लड़ाई, मैं समझता हूं बीजेपी का जिस तरह का 3 साल का दलित विरोधी इतिहास रहा और जिस तरह से जो तमाम धब्बे लगे उनको धोने के लिए जो काम किया इन्होंने तो डिक्लेयर किया बाकायदा कि हम दलित कैंडिडेट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जातिवाद के एंगल से इस पद को नहीं देखती है। हमने एक सुयोग्य कैंडिडेट मीरा कुमार के रूप में दिए जिनका 25 साल का इतिहास है संसद का। नहीं, आप उनको केवल दलित के नजरिए से अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि संकीर्ण नजरिया होगा। उनका 25 साल का इतिहास रहा है संसद का, 9 वर्षों तक मंत्री रही हैं वो केंद्र में। मैं एक सेकंड आपके पास वापस आता हूं। संसद भवन का रुख करूंगा क्योंकि इस वक्त संसद भवन का रुख करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री वोटिंग के लिए इस वक्त आगे जा रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें भी आ रही हैं क्योंकि 6 नंबर टेबल ये अमित शाह पहुंचे हैं। गुजरात से विधायक हैं बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी नजर आ रहे हैं। एक एक करके तमाम सांसद, तमाम पार्लियामेंटेरियन वोटिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब निलंजन जी, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो स्थिति थी राजनीति की, उसमें शायद इसकी गुंजाइश ही नहीं थी कि किसी तरीके का कंसेंसस बन पाता? क्योंकि इस वक्त जिस मोड़ पर, जिस राजनीति पर, जिस तिराहे पर खड़ा हुआ पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आ रहा है, दोनों के बीच की दूरी या खाई ही इतनी ज्यादा है या मुद्दे इतनी ज्यादा है कि लगता ही नहीं था कि कहीं ऐसा कुछ होगा। दो मुख्य तौर पे बात है। एक तो 2014 के चुनाव के बाद और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, इससे जो पॉलिटिकल इक्वेशन जो सामने उभर के आया उससे ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार चाहेगी। अपना माने विद इन कोट, जो फॉर्मली बीजेपी से एक तरह का एसोसिएशन हो, वो चाहेगी। और वो डेमोक्रेसी में ये चाहत जो है इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। जो कंसेंसस बनाने के प्रोसेस में ये बात तय सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने
ने कोई नाम सामने नहीं रखा, तो शायद कांग्रेस के पास कोई गुंजाइश नहीं थी, कांग्रेस या बाकी विपक्षी पार्टी पर कोई गुंजाइश नहीं बची उनके सपोर्ट कैंडिडेट को सपोर्ट करते। ये कह के मैं कहूँगा कि जब शुरू में जब चुनाव का जब रेस जब आंकड़े का अनुमान लगाना शुरू हुआ था तो कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि बीजेपी के पास नंबर पूरे हो पाएंगे। हाँ, ये तो है। तो एक मौका था, सुनहरा मौका था ऑपोजिशन के पास भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालने का, जिसका टोटल मतलब एक कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दिया है प्रेसिडेंशियल चुनाव में भी और वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव में भी। ये एक मौका प्योरली कि आप टैक्टिकली सही मूव नहीं कर पाए, आप इंतज़ार करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इनिशिएटिव आए। अगर कांग्रेस या और विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई इनिशिएटिव आता और आप पहले उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति को करते जिसको भारतीय जनता पार्टी को टर्न डाउन करने में दिक्कत होती, जैसे डॉक्टर कलाम का 2002 में सोनिया गांधी के लिए ना बोलना बहुत मुश्किल था। तो उसी तरह से ऑपोजिशन जो कहते हैं ना कि टेबल को पूरी तरह से उल्टा कर दे, तभी मैंने जिक्र किया मौका कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पे भी गोपाल गांधी का नाम लेके आए जी, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी समर्थन करे, गोपाल गांधी को तो नहीं करेगी। मैं इस पर शांतनु का कमेंट लूंगा। शांतनु, आता हूं आपके पास। प्रसाद भोसेकर इस वक्त मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद, इस वक्त क्योंकि संसद भवन की तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद है। हैदराबाद में कैसे इंतजाम इस वक्त किए गए हैं? क्या तमाम विधायक वहां पर हैं, वो वोटिंग के लिए पहुंच गए, शुरू हो रही है? बिल्कुल सचिन, सुबह 10 बजे से ही यहाँ पर एमएलएस तेलंगाना विधानसभा में पहुँच गए हैं और फिलहाल तेलंगाना के जो टीआरएस पार्टी के एमएलएस है वो सभी वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलएस भी पहुँचे हुए हैं और कांग्रेस के एमएलएस भी है। तो जो संख्या है तेलंगाना में विधानसभा की, तो 119 एमएलएस है, जिसमें से सिर्फ कांग्रेस के 13 और एमआईएम के 7 विधायक जो है मीरा कुमार को अपना सपोर्ट उन्होंने घोषित किया। बाकी सभी टीआरएस, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने जो एनडीए के उम्मीदवार है रामनाथ कोविंद, उनको सपोर्ट जो है घोषित किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बताना चाहूँगा आंध्र प्रदेश की बात, तो आंध्र प्रदेश में 175 जो है संख्या है एमएलएस की, और टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों ही पार्टी, सिर्फ 2 पार्टीज वहाँ पर है असेंबली में, और दोनों ने ही एनडीए के जो उम्मीदवार है रामनाथ कोविंद, उनको अपना सपोर्ट घोषित किया है। तो फिलहाल तेलंगाना असेंबली में वोटिंग जारी है। पूरे टीआरएस के एमएलएस, कांग्रेस के एमएलएस और बीजेपी के एमएलएस यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। सचिन जी, प्रसाद वापस आऊंगा। इस वक्त हम लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त वोटिंग के लिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वोट कर रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से आ रही थी, हम आपको दिखाएंगे, और ये संसद भवन की तस्वीरें। शांतनु, आप जिसमें ऐड करना चाह रहे थे, जो पॉइंट नीलांजन दास बोल रहे थे, उसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष में हम यूं कहें कि वो जो ग्रिप होनी चाहिए थी, वो ग्रिप बहुत ज्यादा कमजोर है। वो जो नेतृत्व, सीधे सीधे इसमें बात नेतृत्व की आती है। भले वो किसान आंदोलन, बहुत से ऐसे पॉइंट थे कि जो कि आप स्कोर कर सकते थे। उस वक्त राहुल गांधी भी बाहर चले गए, और भी ऐसी चीजें थी जो आप इकट्ठा कर सकते थे। आप कहीं ना कहीं आपकी किटी से देखिए जेडीयू भी जाती हुई नजर आ रही है। जैसा नीलांजन दा ने कहा, हम पिछले 2-3 साल से देखेंगे, 2014 के बाद से ऐसा लगता है कांग्रेस ने हथियार ही डाल दिए हैं, और 2017 के गोवा इलेक्शन उसका बिल्कुल जीता जाता प्रमाण है कि ज़्यादा सीट लेने के बाद भी वो अपना कैंडिडेट ही नहीं डिसाइड कर पाए। और यहाँ भी बिल्कुल बात थी कि एनडीए कम से कम 2 से 3% वोट पीछे था अगर इलेक्टोरल वोट देखा जाए 2017 के चुनाव के बाद भी। तो वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में तो डाल ही सकते थे, क्योंकि जो अभी नॉन एनडीए दल सपोर्ट कर भी रहे हैं वो कौन है? एआईएडीएमके, वाईएसआर, जेडीयू, बीजेडी, जो लंबे समय तक बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं। तो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालने का बहुत अच्छा मौका था, जो उन्होंने बस अपनी देरी और अपने सामंजस्य न होने के कारण बड़े हाथ से गवा दिया, जो हमने 3-4 साल में कई मुद्दों पर देखा है, जैसा आपने बताया। मैं आऊँगा आपके पास। एक बार मैं भार्गव पारी का रुख कर लेता हूँ, क्योंकि अहमदाबाद से भी अपडेट इस वक्त आ रहा है, गुजरात से। अमित शाह तो हालांकि यहाँ वोट कर रहे हैं, खासतौर से गुजरात के विधायक, लेकिन बाकी गुजरात के विधायकों के लिए क्या खास इंतजामात है, और इस वक्त क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है? भार्गव? बिल्कुल सचिन, वोटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे साथ है यहाँ के गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, कि उनसे ही बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि खास क्या व्यवस्था की गई है और कौन कौन यहाँ पे बड़े दिग्गज नेता वोटिंग करेंगे? देखिए, अभी मैं वोट डालकर आया हूँ। अभी थोड़ी देर में ही हमारे सभी एमएलए वोट देने खड़े हैं, और हमारा बीजेपी का मतदान तो 1 घंटे में पूरा भी हो जाएगा।
इंक्लूडिंग अवर चीफ मिनिस्टर एंड स्पीकर एंड ऑल, सभी आ जाएंगे। अमित शाह यहाँ से ही करेंगे क्या? नहीं, अमित शाह दिल्ली से वोट करने वाले हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रजा मांगी थी और मिल भी गई है, वो वहीं से दिल्ली से वोट करेंगे। तो बीजेपी के साथ कांग्रेस के कितने और जेडीयू के एक ही विधायक है, क्या वो भी भाजपा के साथ ही रहेंगे? देखिए, हमें हमारे पूरे वोट मिलने वाले हैं और बाकी के वोट भी मिलने वाले हैं ही। तो ये थे शिक्षा मंत्री, उनका सचिन साफ तौर पे कहना है कि इनके तो वोट मिलने वाले हैं, जेडीयू के अलावा भी उनके पास कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना है। हालांकि खुल के वो नाम नहीं बता रहे हैं अभी। जी भार्गव, मैं आऊँगा मैं आपके पास। के शर्मा, आप इसमें ऐड करना चाह रहे थे जो बात शांतनु यहाँ पर कह रहे थे कि भले आपकी जीत हो ना हो, विपक्ष कमज़ोर है इसलिए आपकी जीत। सचिन जी, मैं जो बात अभी कह रहे थे शांतनु जी, उसी पर कुछ ऐड करके कहता हूँ, बता रहा हूँ कि देखिए आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस की विडंबना ये हो गई है कि कांग्रेस में आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल, ये तीनों का अभाव है। और थोड़ा सा सामान्य करूं तो नेतृत्व, नीति और नियत, तीनों चीज़ों का संकट जो है इस समय कांग्रेस के ऊपर है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैंने गंभीरता से कह रहा हूँ कि आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का देखिए, आपको समझ आएगा कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी किस तरह से वो जो है जनता के विरुद्ध होते जा रहे हैं। उनको जनता की आवाज़ बनना चाहिए था, लेकिन वो आवाज़ नहीं बन पा रहे। और इसका कारण यही है क्योंकि आपने वो वहाँ संकेत भी किया कि उनका नेतृत्व किस तरह से, आज की डेट में जो नेतृत्व का संकट है, जो नीति का संकट है, आइडियोलॉजी का संकट है, ये सब कुछ जो है कांग्रेस को काफी जो है पीछे ले कि वो जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद के कारण वो वैक्यूम बीच में क्रिएट हो रहा है जिसका फायदा आपको मिल रहा है। नहीं, फायदा नहीं। देखिए, ये तो क्या है कि देखिए विपक्ष में रहते हुए भी एक सकारात्मकता के साथ में जब राष्ट्र हित का इशू आता है, जब राष्ट्र हित आता है, तो मैं समझता हूं कि देश की जनता जो है विपक्ष से भी अपेक्षा करती है कि वो इस तरह के निर्णय ले जिसमें जनता का हित हो, राष्ट्र का हित हो। मैं इस पे आलोक शर्मा जी का कमेंट लूंगा। और साथ ही साथ जो बात निलंजन जी ने बोली कि ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका हो सकता था कि यहाँ पर बीजेपी को, एनडीए को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने था, अगर यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से कैंडिडेचर पहले अनाउंस किया जाता विपक्ष की तरफ से। क्या वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई है और क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में उस तरीके का माहौल कांग्रेस बना पाएगी विपक्ष को साथ लेकर के?